हेलो बच्चे लोग, जब भी आप एक लिक्विड को कंटेनर के अंदर रोटेट करते हो वो बिल्कुल इसी तरह से एक पैराबोलिक शेप में आ जाता है और वो एक्ट करता है एज अ कॉन्केव मिरर की तरह। इसी कॉन्सेप्ट पे यूज करके हम लोग लिक्विड मिरर टेलीस्कोप्स भी बनाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे हमको जेई 2020 में सवाल देखने को मिला था। जेई 2020 में जो क्वेश्चन आया था उसमें हमें इस पॉइंट से एच हाइट कितना लिक्विड राइज करेगा वो हाइट निकालने के लिए बोला गया था बच्चे लोग। इस क्वेश्चन को हम दो की कॉन्सेप्ट से समझने वाले हैं। पहला जो होगा, कोई नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पैरेलल विल बी ऑलवेज जीरो। एंड द सेकंड इज प्रेशर increases in the direction of acceleration and decreases in the opposite direction of acceleration। बच्चे लोग, इस क्वेश्चन का मल्टीपल अप्रोच हो सकता है। हमने जो अप्रोच लिया है, हमने एक यहाँ पे स्मॉल m मास ले लिया है इस लिक्विड सरफेस पे। यहाँ पे दो एक्सेलरेशन है, एक तो रोटेशन के कारण जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, और एक हमारा ग्रेविटी के कारण। तो देखिए इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो हमारा लग रहा है सूडो फोर्स की वजह से हमारा m ओमेगा r स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल, और एक हमारा आ जाएगा mg। हमको पता है कि जो पैरेलल सरफेस होगा इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब इसके कंपोनेंट्स बैलेंस होंगे। नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स इस तरफ आने वाला है, ठीक है ना बच्चे लोग, जो कि हमारा परपेंडिकुलर होगा इस फ्री सरफेस से। हमने कॉन्सेप्ट सीखा है बच्चे लोग। मैंने इस फ्री सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, मतलब इसका कंपोनेंट एक कॉस वाला इस तरफ जाएगा और mg का साइन वाला कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा। टेंजेंट ऑफ स्लोप जो होता है बच्चे लोग वो dy बाय dx होता है। यहाँ पे हमारा dr होगा क्योंकि हमने r लिया हुआ है, इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है। ध्यान रखिएगा जो डिफरेंशिएशन है वो टेंजेंट ऑफ स्लोप ही होता है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता नहीं होता बेसिक मैथमेटिक्स। अब देखिए यहां से हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल्स टू m ओमेगा r बाय mg लिख सकते हो, या तो आप इस सरफेस पे उसका कंपोनेंट्स को बैलेंस भी कर सकते हो, तो भी ये इक्वेशन आ जाने वाला है। हमको पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू dy बाय dx है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं और सॉल्विंग दिस वी विल गेट y इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g, जो कि इस पैराबोला का इक्वेशन होने वाला है बच्चे लोग। अब हमको h की वैल्यू निकालनी है, तो बस y की जगह पे h रख दोगे, उस पॉइंट पे हमारा r की वैल्यू कैपिटल R है, तो हमारा h का वैल्यू ये आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होने वाला इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे हमने सीखा था इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है ना बच्चे लोग। अब देखो ये हमारा एक फ्री सरफेस है और एटमॉस्फेयर से ओपन है, मतलब इधर का प्रेशर भी P0 होगा और यहाँ का भी प्रेशर P0 होगा। इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लग रहा है और इस तरफ हमारा क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है। अब देखो जैसे मैं P0 से इस तरफ जाऊंगा तो मेरा एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो मतलब इंटीग्रेशन होने वाला है। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, रो जी एच होता है। यहाँ पे जो जी होगा उसके जगह पे ए आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन वेरिएबल है इसके लिए मैंने इंटीग्रेट कर दिया है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर मैंने इंक्रीज कर लिया है। अब मैं ऊपर जा रहा हूं, तो ऊपर जाऊंगा तो मेरा क्या है अपोजिट डायरेक्शन है जी से, तो मेरा प्रेशर घटेगा, तो माइनस रो जी एच इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है P0 ही तो हो रहा है। सॉल्विंग दिस यू विल गेट h इज इक्वल्स टू दिस, जो कि हमारा आंसर आ जाने वाला बच्चे लोग। तो ये एकदम इजी मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इंटीग्रेशन वाला मेथड इसके लिए बताया क्योंकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बढ़े इस क्वेश्चन को लेके। फिजिक्स के ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए द फिजिक्स रैंकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू। हेलो बच्चे लोग, आज आप लोग के लिए ना मैं एक धांसू शॉर्ट ट्रिक लाया हूं पुली ब्लॉक सिस्टम के लिए। बहुत सारे बच्चे ना परेशान रहते हैं कंस्ट्रेंट लिख लिख के, और कंस्ट्रेंट लिख भी नहीं पाते हैं। जब भी 2-3 मासेस आ जाते हैं, 3-4 पुली मूवेबल पुली आ जाता है, तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही धांसू होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। तो हम किसी भी मास ब्लॉक सिस्टम का टेंशन निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं यूजिंग दिस शॉर्ट ट्रिक। तो इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करने के लिए हम लोग ने एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है। हम मल्टीपल प्रॉब्लम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ ये शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन के लिए ही वैलिड नहीं है। अब देखो किसी भी ब्लॉक सिस्टम में ना टेंशन निकालने का ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो जहां जहां पे मास होगा ना वहां पे टेंशन मार्क कर देना है। m3 के ऊपर हमने टेंशन लिया अल्फा टी, m2 के ऊपर हमने टेंशन लिया बीटा टी, और m1 के ऊपर हमने टेंशन लिया गामा टी। और यहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, अल्फा के नीचे m3 है तो यहाँ पे m3 आ जाएगा, बीटा के नीचे m2 है तो यहाँ पे m2 आ जाएगा, गामा के नीचे यहाँ पे m1 है तो यहाँ पे m1 आ जाएगा। अब इसको हम अपने क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ का टेंशन मैंने t ले लिया है, तो यहाँ का भी टेंशन t हो जाएगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, तो यहाँ का टेंशन क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, ठीक है ना, 2 स्ट्रिंग है यहाँ पे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1, और गामा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। यहाँ पे देखो गामा के नीचे ना m1 है तो मास हमने m1 का 1 kg लिया है, ध्यान में रखिएगा बस। सॉल्विंग दिस यू विल गेट टेंशन इक्वल्स टू 24g बाई 29 न्यूटन, ठीक है। टेंशन आ चुका है, मतलब t की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ का भी टेंशन आपको निकल जाएगा, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना इस टर्म। अब देखो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप कुछ भी ले लो भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आपने डायरेक्शन ली होगी, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो आपका डायरेक्शन सही है, अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो बस पलट दो भाई डायरेक्शन को, और कुछ नहीं है लॉजिक। अगर मुझे m1 का एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा m1g माइनस का 2t इक्वल्स टू ma। वैसे m2 का निकालना है तो m2 के लिए सेकंड लॉ लिख लेंगे, और m3 के लिए निकालना है तो m3 के लिए सेकंड लॉ लिख लेंगे। टेंशन तो हमको पता ही है। सॉल्विंग दिस यू विल गेट एक्सेलरेशन, ठीक है ना, आराम से आ जाएगा, सारी वैल्यूज हमें नोन है।
कितने आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना कंस्ट्रेंट लिखे हुए। ये शॉर्ट ट्रिक काफी वैल्यूएबल है, जहां पे आपका टाइम बचा सकता है एग्जाम हॉल में। और ये शॉर्ट ट्रिक कैसे बनता है इसके ऊपर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन कर सकता हूं, और कैसे इस शॉर्ट ट्रिक्स को हम इनफाइनाइट पुली के लिए एंगल वाले क्वेश्चन होंगे तो उस पर हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये हेलो बच्चे लोग, आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का एक मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एचसीवी से, जो कि बेस्ड है हमारा बॉयंट फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। तो चलिए इसका विजुअल कॉन्सेप्चुअल हम पहले समझ लेते हैं। बच्चे लोग, नेल और शिप दोनों आयरन से बना है, लेकिन नेल पानी के अंदर डूब जाता है जबकि शिप पानी के ऊपर तैरता है बिकॉज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बच्चे लोग, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना वाटर के वेट को डिस्प्लेस करेगा उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ वेट का बॉयंट फोर्स उसको ऊपर की तरफ लगता है। लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है कि आयरन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो तैरती कैसे है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो शिप का जो डेंसिटी होता है ओवरऑल कम होता है पानी के डेंसिटी से, बिकॉज शिप के अंदर एयर चेंबर्स बने होते हैं। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ द शिप इज लेस देन वाटर, इसके वजह से वो तैरता है। मतलब डेंसिटी तो हमेशा लिक्विड की डेंसिटी से कम होनी ही चाहिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को तैरना है तो। और यहाँ पे शिप का साइज भी मैटर करता है बच्चे लोग, क्योंकि वो क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेट डिस्प्लेस करता है, इसके लिए उस पर लार्ज अमाउंट ऑफ बॉयंट फोर्स भी लगता है। तो चलिए बच्चे लोग, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है जो कि आयरन की शीट को मिला के बनाई गई है। इस शीट की थिकनेस हमें 1 mm दी गई है। हमें पूछा गया है कि इस शीट की एज लेंथ कितनी होनी चाहिए कि हमारा जो आयरन का बॉक्स है वो पानी के सरफेस पे जस्ट फ्लोट कर पाए। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चे लोग कि यहाँ पे हमारा डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब इसके अंदर एयर चेंबर्स होंगे तो ही ये पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है, बाकी ये कभी नहीं करता। अब देखिए, इसके बॉयंट फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा इसके mg से, क्योंकि यहाँ पे जस्ट फ्लोटेशन का केस है। तो यहाँ पे वेट ऑफ दिस क्यूबिकल शीट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय बॉयंट फोर्स। तो अब मैं इसका वेट निकाल लेता हूं बच्चे लोग। यहाँ पे हमारा क्यूबिकल बॉक्स है, ये शीट को मिला के बनाया गया है। तो अगर मैं एक शीट का मास निकाल लूं तो हमको पता है क्यूब जो है हमारा 6 शीट को मिला के बनता है, इंटू 6 कर देंगे। एक शीट का मास कितना होगा बच्चे लोग, वो होगा डेंसिटी ऑफ आयरन इंटू का दिस वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ दिस साइड लेंथ इंटू का हाइट। तो कितना हो जाएगा, ए इंटू एल, एरिया इंटू एल इंटू का जी। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही हमको पता है कि डेंसिटी कितना है 8000, एरिया हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और साइड लेंथ हमारी कितनी दी गई है 1 mm। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻³ हो जाएगा, जी इंटू का 6। अब हमें बॉयंट फोर्स निकालना है। अब बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्स्ड, जितना वॉल्यूम इस पानी के अंदर है वो वाला वॉल्यूम इंटू का जी होता है। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम इमर्स्ड कितना है, ए क्यूब। देखिए ये पूरा वॉल्यूम हमारा अंदर है यहाँ पे। तो बस वैल्यूज हमने रख दिया। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा हमारा 10⁻³ ए क्यूब इंटू का जी। अब हमें इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर देना है, mg और बॉयंट फोर्स को, क्योंकि हमारे फ्लोट कर रहा है तो दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। अब buoyant force will be balanced by mg. Substituting the value of buoyant force and mg, we will get the value of a. Solving this. This is the answer of this question. Hope आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो buoyancy का। फिजिक्स के ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए द फिजिक्स रैंकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।